नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक चैप्टर 3 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ हमारे लिए इंडिविजुअली ज़रूरी है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके हर एक एस्पेक्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्दी होने का क्या मतलब है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि बस कोई बीमारी ना हो, राइट? पर क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब भी सिर्फ इतना ही है या इसका मीनिंग कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की असली डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में इससे जुड़ी क्या प्रॉब्लम्स थीं और क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गईं। इसके बाद हम अवेयरनेस के रोल को समझेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमनियोसेंटोसिस, इसका यूज और मिसयूज, और लास्ट में सारे की पॉइंट्स को रिवाइज करके कुछ सवाल देखेंगे। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इस मामले में सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। और WHO कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ठीक से काम करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है रिप्रोडक्शन से जुड़े हर एस्पेक्ट में टोटल वेलबींग यानी संपूर्ण कल्याण होना। अब ये टोटल वेलबींग 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला है फिजिकल, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली हेल्दी हों। दूसरा है इमोशनल, यानी आप रिप्रोडक्शन और सेक्सुअलिटी को लेकर इमोशनली बैलेंस्ड और कंफर्टेबल फील करें। तीसरा बिहेवियरल, यानी आपका बिहेवियर सेफ और रिस्पॉन्सिबल हो। और चौथा सोशल, यानी सोसाइटी में आपको अपने रिप्रोडक्टिव डिसीजंस लेने की आज़ादी और रिस्पेक्ट मिले। अब इन चारों पिलर्स को याद कैसे रखें? सिंपल है, एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक है। PEBS। हाँ, PEBS। P फॉर फिजिकल, E फॉर इमोशनल, B फॉर बिहेवियरल और S फॉर सोशल। बस ये एक शब्द याद रखिए, PEBS, और पूरी डेफिनेशन आपके कंट्रोल में। तो इसका मतलब साफ है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वो है जहां लोग सिर्फ फिजिकली आपस में ठीक ना हो बल्कि उनके इमोशनल और बिहेवियरल इंटरैक्शंस भी आपस में बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हों। ठीक है, अब जब हम डेफिनेशन समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इस गोल को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आईं और हमारे देश ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इंडिया इस मामले में एक पायनियर, एक लीडर रहा है। ये साल 1951 इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिसने नेशनल लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल माना और उसके लिए प्रोग्राम शुरू किए। और शुरुआत में इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना गया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्रोग्राम्स इवॉल्व हुए। शुरुआत हुई फैमिली प्लानिंग से, जिसका मेन फोकस पॉपुलेशन कंट्रोल पर था, बट धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया गया और इनका नाम हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी RCH प्रोग्राम्स। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। आप इस टेबल में इस शिफ्ट को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। देखिए, जहां पुराने फैमिली प्लानिंग का फोकस सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पर था, वहीं नए RCH प्रोग्राम्स का मकसद था रिप्रोडक्शन से जुड़े हर एस्पेक्ट पर अवेयरनेस लाना और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए फैसिलिटीज और सपोर्ट देना। तो हम कह सकते हैं फोकस अब सिर्फ नंबर्स से हटकर लोगों पर आ गया था। तो अब जब हम RCH प्रोग्राम्स के बड़े गोल्स की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? वो है अवेयरनेस। सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन ही एक हेल्दी सोसाइटी की नींव होती है। और RCH प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए। लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन देना, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में होने वाले चेंजेस के बारे में समझाना, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एड्स जैसे STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताना, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस, और हाँ, लड़का और लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। सोच के देखिए ये सब कितना जरूरी है। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाता कौन है? इसमें सरकारी यानी गवर्नमेंटल एजेंसीज और गैर सरकारी यानी NGOs दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। सरकारी एजेंसीज टीवी एड्स, पोस्टर्स यानी ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का यूज करती हैं। वहीं NGOs ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं। और हाँ, इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली चलाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट्स चाहिए वो भी सरकारी एजेंसीज ही प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब एक बहुत ही स्पेसिफिक और थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करते हैं, एमनियोसेंथेसिस। ये साइंस का एक कमाल है, एक ऐसी मेडिकल टेक्निक जिसके फायदे भी हैं और जिसका बहुत गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। आइए इसको ठीक से समझते हैं।
पहले तो ये समझना होगा कि एमनियोसेंटेसिस है क्या। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो रहे एम्ब्रियो के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड में उस बच्चे के कुछ सेल्स भी होते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इस फ्लूइड का थोड़ा सा सैंपल लेकर उसमें मौजूद सेल्स के क्रोमोसोमल पैटर्न को एनालाइज किया जाता है। अब ये टेक्निक एक दो-धारी तलवार जैसी है। इसका सही यानी लीगल यूज होता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया। इससे पेरेंट्स को आने वाले बच्चे की हेल्थ के बारे में पहले से पता चल जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल होता है बच्चे का सेक्स यानी लिंग पता करने के लिए। और अगर पता चला कि फीटस फीमेल है तो अक्सर इसे फीमेल फीटसाइड यानी मादा भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक गुनाह है। और इसी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इंडिया में एमनियोसिंथेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन करना, इस पर स्टैट्यूटरी बैन है। मतलब ये कानूनन जुर्म है। इसलिए ये हमेशा याद रखिए, ये टेस्ट जेनेटिक हेल्थ के लिए है, जेंडर सिलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, काफी सारी बातें हो गईं, तो अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। तो आज हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं, बल्कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग है, जिसका शॉर्टकट है PEBS। पॉइंट नंबर 2, इंडिया ने 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू किया, जो आगे चलकर RCH प्रोग्राम्स में बदल गया। पॉइंट नंबर 3, इन प्रोग्राम्स का सबसे बड़ा काम है अवेयरनेस फैलाना। और पॉइंट नंबर 4, एमनियोसेंटेसिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज बैंड है। चलिए एक MCQ ट्राई करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए। सवाल है, एमनियोसेंटेसिस का प्राइमरी और लीगल पर्पस क्या है? ऑप्शंस हैं A, सिर्फ फीटस का जेंडर पता करना, B, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स टेस्ट करना, C, मां का ब्लड प्रेशर चेक करना, या D, फीटस में न्यूट्रिशन की कमी चेक करना। क्या लगता है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है B, सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। याद रखिएगा, ऑप्शन A तो इलीगल है। और अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। हमने इतनी बार कहा कि अवेयरनेस फैलाना सबसे जरूरी है। सरकार और NGOs अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने में आपका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है? सही इंफॉर्मेशन लेना और उसे आगे बढ़ाना, गलत मिथ्स और रूमर्स को रोकना, इस पर जरूर सोचिए। हेलो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। मतलब जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसके लिए कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारी कंट्री की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो चलिए इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1900 की बात है। तब पूरी दुनिया की आबादी यानी पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़ थी। इस नंबर को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे ही हम आगे कंपेयर करके समझेंगे कि बदलाव कितना बड़ा था। और अब देखिए ये जबरदस्त जंप। सिर्फ 111 सालों में 2011 तक दुनिया की आबादी 2 बिलियन से रॉकेट की स्पीड से बढ़कर 7.5 बिलियन तक पहुंच गई। कैन यू बिलीव इट? 3 गुना से भी ज्यादा। इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट। तो चलिए अब दुनिया से फोकस शिफ्ट करके अपने देश भारत पर आते हैं। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तब इंडिया की पॉपुलेशन थी लगभग 350 मिलियन यानी 35 करोड़। ये नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम समझ सकें कि आज़ादी के बाद आबादी में कितना बड़ा चेंज आया। लेकिन आज़ादी के बाद जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। साल 2011 के सेंसस यानी जनगणना के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन को भी पार कर चुकी थी। ये आज़ादी के टाइम से लगभग 3.5 गुना ज्यादा था। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई। तो सवाल ये उठता है कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ी क्यों? देखिए, RCH प्रोग्राम के अनुसार इसके कुछ मेन रीजंस थे। सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर होने से डेथ रेट यानी मृत्यु दर तेजी से नीचे आई। दूसरा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चे के जन्म के वक्त मां की मृत्यु, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी पैदा हुए बच्चों की मृत्यु, इन दोनों में भारी कमी आई। और जब लोग ज्यादा जी रहे थे तो नेचुरली रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोगों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ और तेज हो गई।
तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है, नेचुरल और बैरियर मेथड्स क्या हैं, आईओडीज और ओरल पिल्स कैसे काम करते हैं, इम्प्लांट्स क्या होते हैं और आखिर में सर्जिकल मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर बर्थ कंट्रोल को इतनी अहमियत क्यों देनी पड़ी, आखिर ये एक नेशनल प्रायोरिटी क्यों बन गई। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। इसका मतलब साफ है कि अगर आबादी ऐसी ही बढ़ती रही तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक चीजें भी कम पड़ जाएंगी। और यही वो डर था जिसकी वजह से सरकार को इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़े। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कई स्ट्रैटेजीज अपनाई। आपने हम दो हमारे दो का नारा तो जरूर सुना होगा। ये मीडिया के जरिए छोटे परिवारों को प्रमोट करने का तरीका था। इसके अलावा शादी की लीगल एज को बढ़ा दिया गया, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, ताकि लोग थोड़ी देर से फैमिली शुरू करें। और तो और, जो कपल्स छोटी फैमिली रखते थे उन्हें इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन भी दिए गए। चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कैटेगरीज। यहाँ हम देखेंगे कि एक परफेक्ट यानी आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और ये कितने तरह के होते हैं। तो सोचिए, एक आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड कैसा होना चाहिए? सबसे पहले वो यूजर फ्रेंडली हो, यानी यूज करना आसान हो। दूसरा, वो आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, यानी अपना काम ठीक से करे। तीसरा, वो रिवर्सिबल हो, मतलब जब आप चाहें उसका असर खत्म करके वापस फर्टाइल हो सके। उसके साइड इफेक्ट्स या तो ना हो या बिल्कुल कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो यूजर की सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में कोई दखल ना दे। बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को हम कुछ मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, फिर आते हैं आईयूडीज यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गोलियां, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और आखिर में सर्जिकल मेथड्स। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, नेचुरल एंड बैरियर मेथड्स। यहाँ हम उन तरीकों की बात करेंगे जिनमें या तो कोई डिवाइस यूज नहीं होता या फिर एक फिजिकल रुकावट बनाई जाती है। नेचुरल मेथड्स का प्रिंसिपल है स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th दिन के बीच, जिसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं, कोइटस को अवॉइड किया जाता है। दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, जिसमें इजैकुलेशन से ठीक पहले पीनस को विजाइना से विड्रॉ कर लिया जाता है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। डिलीवरी के बाद जब तक माँ बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराती है, ओव्यूलेशन नहीं होता। ये मेथड 6 महीने तक इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन नेचुरल मेथड्स के फेल होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। अब आते हैं बैरियर मेथड्स पर। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये एक बैरियर या दीवार का काम करते हैं ताकि स्पर्म ओवम तक पहुंच ही न पाए। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉन्डोम, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। कॉन्डम्स पार्टले, रबर या लैटेक्स से बने होते हैं। ये फिजिकली इजैक्यूलेटेड सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ह्यूज एडवांटेज है। इसका की एडवांटेज ये है कि ये प्रेगनेंसी रोकने के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। इंडिया में निरोध इसका एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। कॉन्डम्स के अलावा भी कुछ और बैरियर मेथड्स हैं जो स्पेशली फीमेल्स के लिए होते हैं, जैसे डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स और वॉल्स। ये भी रबर के बने होते हैं और इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालकर सर्विक्स को कवर किया जाता है ताकि स्पर्म अंदर ना जा सके। इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज भी यूज की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉपुलर और हाईली इफेक्टिव मेथड्स की। हमारा चौथा सेक्शन है आईयूडीज एंड ओरल पिल्स। ये दोनों ही मेथड्स इंडिया में काफी वाइडली यूज किए जाते हैं। ये है कॉपर टी या QT, जो इंडिया में सबसे कॉमन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या IUD है। इंट्रा यूटेराइन का मतलब है यूटरस के अंदर, तो इस डिवाइस को डॉक्टर्स या ट्रेन्ड नर्सेज द्वारा यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये उन महिलाओं के लिए आइडियल माना जाता है जो 2 बच्चों के बीच गैप रखना चाहती हैं या प्रेगनेंसी को कुछ साल डिले करना चाहती हैं। तो IUDs भी 3 तरह के होते हैं। चलिए इस टेबल से आसानी से समझते हैं। पहले हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs, जैसे लिपिस लूप। ये यूटरस में स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, मतलब स्पर्म्स को खत्म कर देते हैं।
दूसरे हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जैसे QCT, Q7। ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी यानी उनके तैरने की क्षमता और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। और तीसरे हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जैसे प्रोजेस्टासर्ट और LNG-1020। ये हार्मोन्स रिलीज करके यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं। अब आते हैं ओरल पिल्स पर, जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है। ये बेसिकली हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जिन्हें डेली 21 दिन तक लेना होता है। इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के 5 दिनों में स्टार्ट किया जाता है। 21 दिन के बाद 7 दिन का गैप होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है और फिर से नया पैक शुरू हो जाता है। तो ये पिल्स काम कैसे करती हैं? इनका एक तरह से ट्रिपल एक्शन मैकेनिज्म है। सबसे पहले ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, यानी अंडे को रिलीज ही नहीं होने देती। इसके अलावा ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं और सर्वाइकल म्यूकस को इतना गाढ़ा कर देती हैं कि स्पर्म की एंट्री मुश्किल हो जाती है। इस मल्टीपल एक्शन की वजह से ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। और यहाँ इंडिया में डेवलप हुई एक स्पेशल पिल का जिक्र करना तो बनता है, सहेली। इसे लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या CDRI ने बनाया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है। इसे रोज नहीं बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है और इफेक्टिवनेस काफी हाई है। तो चलिए एक क्विक क्वेश्चन, सहेली दूसरी गोलियों से अलग क्यों है? ऑप्शंस है A, ये डेली पिल है, B, ये सिर्फ प्रोजेस्टेजन वाली गोली है, C, ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन है, या D, ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है C। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसका नॉन स्टेरॉयडल होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत। हमारा 5वां सेक्शन है इम्प्लांट्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें हम उन मेथड्स की बात करेंगे जो लंबा असर दिखाते हैं और उन बैकअप ऑप्शंस की जो इमरजेंसी में काम आते हैं। अब सोचिए, रोज रोज गोली लेने का झंझट कैसा लगेगा? वेल, इसी का सल्यूशन है इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। इनका काम करने का तरीका पिल्स जैसा ही है। ये भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लेकिन इन्हें स्किन के नीचे इंसर्ट कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं। इनका असर बहुत लंबा होता है, कई सालों तक। अब समझते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, ये रेगुलर यूज के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे रेप या अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बाद अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए हैं। इसके लिए हार्मोनल पिल्स या IUDs का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल चीज है टाइम। कोइटस के 72 घंटों के अंदर इसे यूज करना जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सर्जिकल मेथड्स एंड कंक्लूजन। यहाँ हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के परमानेंट सोल्यूशन यानी स्टेरिलाइजेशन की। सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का एक स्थायी या परमानेंट तरीका माना जाता है। इन्हें टर्मिनल मेथड्स भी कहते हैं क्योंकि इनके बाद आगे प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। मेल्स में इस प्रोसीजर को वैस्केक्टमी कहते हैं और फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी। चलिए, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी के बीच का डिफरेंस आराम से समझते हैं। वासेक्टमी में मेल्स के स्क्रोटम पर एक छोटा सा कट लगाकर वास डेफरेंस यानी स्पर्म ले जाने वाली नली को काटकर बांध देते हैं। इससे स्पर्म ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। वही ट्यूबेक्टमी में फीमेल्स के एब्डोमेन या वजाइना के जरिए फलोपियन ट्यूब, जहां ओवम ट्रैवल करता है, उसके एक छोटे हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है। इससे ओवम ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। बेसिकली दोनों ही गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। ये मेथड्स हाईली इफेक्टिव तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इनकी रिवर्सिबिलिटी यानी इन्हें पलटने की क्षमता बहुत ही पुअर है। मतलब एक बार करवा लिया तो रिवर्स करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसलिए ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। तो इस पूरी डिस्कशन का टेक होम मैसेज क्या है? कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चूज करने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए उनके बारे में जानकारी जरूरी है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेगनेंसी को रोकने, देरी करने या उसमें गैप रखने के लिए हैं। ये कोई डेली हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे ऑप्शंस में से किसी एक इंसान के लिए सही कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? और इसका जवाब हमेशा एक मेडिकल प्रोफेशनल से ही शुरू होता है। सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह से ही आप अपने लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं। के 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स में। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से नीट में सवाल बनता ही बनता है। हम डिटेल में समझेंगे। पहला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP।
दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs, और तीसरा इनफर्टिलिटी। तो चलो अपनी NCERT और नोट्स रेडी कर लो और शुरू करते हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट सेशन। तो देखो, आज का हमारा गेम प्लान क्या है। सबसे पहले हम MTP को समझेंगे, इसके पीछे का लॉ क्या है उसे डीकोड करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे STIs की तरफ, क्या सिम्टम्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इनसे बचा कैसे जा सकता है। इसके बाद हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को टैकल करेंगे और इसके सॉल्यूशंस यानी ART को एकदम डिटेल में समझेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिविजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बनता है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम MTP भी कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये MTP है क्या? लेट्स फाइंड आउट। सो MTP का सीधा सा मतलब है प्रेगनेंसी तो उसके फुल टर्म यानी पूरे 9 महीने कंप्लीट होने से पहले इंटेंशनली यानी जानबूझकर टर्मिनेट कर देना। इसका एक और नाम है जो आपको याद रखना है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। देखो, इसमें और नेचुरल मिसकैरेज में एक बहुत बड़ा फर्क है। मिसकैरेज अपने आप हो जाता है, जबकि MTP एक सोचा समझा मेडिकल डिसीजन होता है। अब जरा इसकी सीरियसनेस को समझें। इस नंबर पे गौर कीजिए। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती हैं। पता है कितना है? इसका मतलब है कि जितनी भी प्रेगनेंसीज कंसीव होती हैं, उनमें से हर 5 में से 1 को टर्मिनेट कर दिया जाता है, 1/5। ये डेटा साफ बताता है कि ये कितना बड़ा ग्लोबल इशू है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ MTP हमेशा से लीगल नहीं था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बार साल 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल बनाया, लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। फिर एक बड़ा बदलाव आया 2017 में। MTP एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया। अब इसका मेन मकसद क्या था? इसका मकसद था अनसेफ और इलीगल अबॉर्शंस को रोकना, जिसकी वजह से बहुत सी माओं की जान चली जाती थी, जिसे हम मटर्नल मोर्टालिटी कहते हैं। तो ये दोनों डेट्स 1971 और 2017, इनको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, MTP क्या है, लीगल कब हुआ, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर MTP की जरूरत पड़ती ही क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है? चलिए इसके वाई को अच्छे से समझते हैं। देखिए, MTP के पीछे ब्रॉडली 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला तो है अनवांटेड प्रेगनेंसीज। मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कॉन्डम या पिल फेल हो गया। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली रेप के केसेस में। और तीसरा, और ये एक बहुत क्रिटिकल मेडिकल रीजन है, जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना या तो माँ या होने वाले बच्चे या फिर दोनों की ही जान के लिए खतरनाक हो। अब आते हैं 2017 के MTP एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इसको अच्छे से समझना, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक की है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का ओपिनियन काफी है, सिंपल। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा हो गई है पर 24 हफ्ते से कम है, तो उस केस में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का ओपिनियन लगेगा। ये जो टाइम लिमिट और डॉक्टर्स का नंबर है ना, 12 वीक्स पे 1 डॉक्टर, 12 से 24 वीक्स पे 2 डॉक्टर्स, ये डायरेक्ट MCQ है, इसको भूलना मत। तो सवाल ये है कि ये डॉक्टर्स अपना ओपिनियन किस बेसिस पर देते हैं? ऐसे ही तो नहीं दे सकते। इसके लिए लॉ में 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं। पहला ग्राउंड ये है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से मां की लाइफ को रिस्क हो या उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को कोई ग्रेव इंजरी हो सकती हो। और दूसरा ग्राउंड है कि अगर एक सब्सटैंशियल रिस्क है कि जो बच्चा पैदा होगा वो किसी सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मैलिटी के साथ पैदा होगा। इन्हीं 2 ग्राउंड्स पर डिसीजन लिया जाता है। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, सेफ्टी। MTPs रिलेटिवली सेफ तभी माने जाते हैं जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 12 वीक्स के अंदर किए जाएं। जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा डेंजर पता है कब है? जब लोग ये प्रोसीजर इल्लीगल तरीके से अनक्वालिफाइड लोगों से, जिन्हें हम क्वैक्स कहते हैं, उनसे करवा लेते हैं। ये ना सिर्फ रिस्की है, ये जानलेवा हो सकता है। MTP से जुड़ी एक और बहुत ही संगीन समस्या है इसका मिसयूज। आपने एमनियोसेंटेसिस के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे बनाया इसलिए गया था कि फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सके। एक बहुत अच्छी टेक्निक, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। लोग इससे बच्चे का सेक्स पता करने लगे और अगर पता चला कि फीटस फीमेल है तो इल्लीगल MTP करवा देते थे। इसी को हम कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड, और ये बिल्कुल साफ है, ये एक क्राइम है। ऑलराइट, तो MTP का टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है और इस टॉपिक के लिए एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर हमेशा बचाव है। तो STIs आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो।
बस आपको इसके कुछ और नाम भी पता होने चाहिए। इन्हें विनेरियल डिजीज यानी वीडी भी कहते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी आरटीआई भी कहते हैं। तीनों टर्म्स अलग हैं पर बात एक ही है। ओके, अब इस टेबल को बहुत बहुत ध्यान से देखो, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम एसटीआईज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योरेबल और नॉन क्योरेबल। देखो, गोनोरेया, सिफिलिस, क्लमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस और जेनिटल वॉर्ट्स, ये सारी बीमारियां कंप्लीटली क्योरेबल हैं अगर टाइम पर डिटेक्शन हो जाए तो। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन, ये 3 नॉन क्योरेबल हैं, मतलब इनका पूरा इलाज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट हो सकता है। ये 3 नाम, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, इनको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। सोचो, अगर किसी को एसटीआई हो जाए और वो इलाज ना करवाएं तो क्या होगा? इसकी प्रोग्रेशन समझो। स्टेप 1 में अर्ली सिम्टम्स आते हैं, जैसे जेनिटल एरिया में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, हल्का सा पेन। पर अब प्रॉब्लम ये है, खास करके फीमेल्स में, कि ये सिम्टम्स या तो होते ही नहीं हैं या इतने माइनर होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। फिर आता है स्टेप 2, कॉम्प्लिकेशंस। अगर इग्नोर किया गया तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस या पीआईडी, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, यहां तक कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स कर सकता है। और अंजाम? स्टेप 3, इनफर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन इतना जरूरी है। तो फिर इनसे बचें कैसे? इसके 3 सिंपल से गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। रूल नंबर 2, हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ये सबसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन है। और रूल नंबर 3, अगर कभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज हेजिटेशन मत करना, सीधे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ और अगर जरूरत पड़े तो पूरा ट्रीटमेंट लो। चलिए अब हम अपने फाइनल टॉपिक पर आते हैं इस सेशन के, इनफर्टिलिटी। ये एक ऐसी कंडीशन है जो दुनिया भर में लाखों कपल्स को अफेक्ट करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस ने इस फील्ड में बहुत तरक्की की है। आज हमारे पास ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो इन कपल्स की मदद कर सकती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ART। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले, इनफर्टिलिटी है क्या? इसकी मेडिकल डेफिनेशन है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बावजूद बच्चे प्रोड्यूस ना कर पाना। और इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं होता, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। फिजिकल, कंजेनिटल यानी जो पैदाइशी हों, कोई डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि प्रॉब्लम मेल पार्टनर में, फीमेल पार्टनर में या दोनों में हो सकती है। ओके, इस स्लाइड पर अपना पूरा फोकस लगा दो। ये इस चैप्टर का हार्ट है। हर ART एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। चलो एक एक करके सबको क्रैक करते हैं। पहला है IVF ET, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हो। इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में होता है। फिर है जिफ्ट, इसमें जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर्स तक होते हैं, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद है IUT, जब एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर्स से बड़ा हो जाता है तब उसको सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट गिफ्ट, इसका फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तब यूज होता है जब फीमेल ओवम नहीं बना पाती, तो डोनर से ओवम यानी गैमीट लेकर फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। फिर है ICSI, जब मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो तो लैब में एक सिंगल स्पर्म को पकड़कर सीधा ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और आखिरी है IUI, जब मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पाता तो उसके सीमेन को कलेक्ट करके सीधे फीमेल के यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब देखो, जिफ्ट और IUT, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। एक सिंपल ट्रिक याद रखो, जिफ्ट में F है, F फॉर फिलोपियन ट्यूब, और ये यूज होता है छोटे एम्ब्रियो के लिए अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जबकि IUT में U है, U फॉर यूटेरस, और ये यूज होता है बड़े एम्ब्रियो के लिए मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। सिंपल, F फॉर फिलोपियन, U फॉर यूटेरस, और डिवाइडिंग लाइन है 8 ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है? तो चलो, जो सबसे फेमस टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF, इसके प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, कलेक्शन। बहुत सिंपल, फीमेल पार्टनर से ओवम और मेल पार्टनर से स्पर्म कलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों को लैब में बिल्कुल बॉडी जैसी कंडीशंस क्रिएट करके फर्टिलाइज करवाते हैं, जिससे जाइगोट बन जाता है। और फाइनल स्टेप 3, ट्रांसफर। इस बने हुए जाइगोट या एम्ब्रियो को वापस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल देते हैं, या तो जिफ्ट से या IUT से, डिपेंडिंग ऑन द एम्ब्रियो स्टेज। ग्रेट, तो हमने MTP, STIs और इनफर्टिलिटी तीनों टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए हैं।
अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सारे की पॉइंट्स दिमाग में छप जाएं, और उसके बाद एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए कि हमें कितना समझ आया। चलो रेडी हो जाओ रैपिड फायर के लिए। मेरे साथ रिपीट करो। MTP एक्ट अमेंडमेंट 2017। MTP सबसे सेफ अप टू 12 वीक्स। नॉन क्यूरेबल STIs, जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस B, HIV। ZIFT, zygote fallopian tube less than 8 blastomeres, IUT, embryo uterus more than 8 blastomeres, और GIFT, gamete fallopian tube। एक्सलेंट। इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो या मेंटल स्नैपशॉट बना लो, ये बहुत काम आएगा। ओके, अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। ध्यान से पढ़ो। एक कपल है, प्रॉब्लम क्या है? फीमेल पार्टनर वायबल ओवा यानी हेल्दी एग्स नहीं बना पा रही, लेकिन उसका यूट्रस बिल्कुल फंक्शनल है। तो इनमें से कौन सी ART यूज करेंगे? चलो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। प्रॉब्लम ओवम प्रोडक्शन में है यानी गैमीट में। जिफ्ट और ICSI तो फर्टिलाइजेशन के बाद की बात है। IUI इंसेमिनेशन की बात है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें डोनर से गैमीट यानी ओवम लेके उसकी फेलोपियन ट्यूब में डालना है। यूट्रस तो फंक्शनल है ही, तो आगे का प्रोसेस वहां हो जाएगा। देखा, प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आंसर खुद सामने आ जाएगा। हमेशा टेक्निक के पीछे का वाई समझो। दैट्स द की टू सक्सेस। कीप लर्निंग एंड कीप अप द ग्रेट वर्क।